चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राज इंस्टीट्यूट चैनल पर। और आज की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। तो आज में दोस्तों नई क्लास की स्टार्टिंग होगी। नया चैप्टर है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग, ठीक ना। इसके पहले मैंने आपको डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन खत्म कर दिया था। जितने भी आपको उसमें कॉन्सेप्ट होता है, प्रैक्टिस होता है, सारी चीजें, पूरा चैप्टर फिनिश था। नया चैप्टर है डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल सेक्शन का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक ना। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चंस आए थे, एक या दो क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन पिछली बार आया हुआ था। इसलिए इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट कैलकुलेटिव चीज नहीं है, कोई भी फार्मूला बेस्ड नहीं है। सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके पेपर में पूरी छपी होगी इन्फॉर्मेशन। फिर उसी के आधार पे हमको पढ़ करके नीचे आंसर देना पड़ता है। आइए किस प्रकार से प्रश्न होता है उसका फॉर्मेट थोड़ा सा समझाते हैं आपको। देखिए, आपके सामने एक डिसीजन, मतलब एक दोस्त क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगी। जैसे आपके सामने एक कथन दिया जाएगा, यहाँ पर कथन आपके सामने लिखा होगा और कथन में पूरी किसी भी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका दोस्तों एडमिशन लेना है, किसी भी व्यक्ति को किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या किसी भी पद पे सेलेक्ट होना है, वहाँ पे कुछ कंडीशन दी जाएगी। कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना उम्र होनी चाहिए, कितना अनुभव होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का तो एक कथन में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। मतलब एक तरह से पूरा निर्देश इसमें दिया जाता है, ठीक ना। फिर उसके बाद निर्देश जब दिया जाता है, उसके बाद आपको दिया जाता है नीचे एक सब क्लास दिया जाता है। सब क्लास का मतलब क्या होता है, जैसे कह देगा कि दोस्तों मान लीजिए निर्देश में आपको यहाँ पे दे दिया गया, पहला निर्देश दे दिया गया कि उसकी उम्र इतनी साल होनी चाहिए, इतनी तारीख को, ठीक ना। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको तीसरा दे दिया जाएगा, इतने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, मतलब परास्नातक होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। इस प्रकार से चार हो गया, यहाँ पे पांच हो गया, कुछ भी चार पांच छह कुछ भी दिया जा सकता है। तो पूरी उसके बारे में उसका यहाँ पे पूरा क्वालिफिकेशन आपको दिया रहेगा। फिर नीचे क्या देगा, आपका सब क्वालिफिकेशन। मतलब दोस्त यहाँ पे नीचे वाले में कहेगा कि अगर कोई व्यक्ति इन सारे मापदंडों को पूरा करता है, सिवाय, अब देखिए यहाँ पे सिवाय को समझना जरूरी है। सिवाय, सिवाय का मतलब क्या होता है, सिवाय का मतलब होता है दोस्तों ना छोड़कर। सिवाय का मतलब होता है छोड़कर होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इन सारे पांचों मापदंडों को पूरा करता है, सिवाय, यहाँ पे लिख दिया, सिवाय में लिखेगा ए ऑप्शन देकर के आपको लिख दिया सिवाय दो। मतलब अगर दो को पूरा नहीं करता है, ए में कहेगा अगर दो को पूरा नहीं करता है तो उसके मामले को प्रधानाध्यापक के पास भेजा जाएगा। कुछ भी कर सकता है, किसी के पास भेजा जाएगा। फिर उसके बाद कहेगा बी वाले में शर्त दे देगा। बी वाले में कहेगा कि अगर वो पहला वाला पूरा नहीं करता है, पहला वाला पूरा नहीं करता है, तब उसके मामले में उसके मामले को दोस्तों किसी प्रबंधक के पास भेजा जाएगा, या उसको दोस्तों निचली पोस्ट पे रखा जाएगा। कोई शर्त यहाँ पे दे देगा, इस प्रकार से दिया जाएगा। फिर इसके नीचे क्या करेगा, किसी भी कैंडिडेट का पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने देगा, ठीक ना। कि फला फला व्यक्ति है, रमेश है, गणेश है, महेश है, एक्स वाई जेड व्यक्ति है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि उसकी उम्र इतना है, उसके बारे में इतना है। तो ये सारी फुलफिल अगर इंफॉर्मेशन करेगा पूरा, तो उसका चयन किया जाएगा, जैसा भी ऑप्शन आप, अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्मेट में डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आता है। कोई भी डायरेक्ट इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। ये सारी चीजें लॉजिकल में क्या है ना, डिफिनीशन आपको पता। देखिए इसमें जो प्रॉब्लम होती है इस वाले चैप्टर में, प्रॉब्लम ये होती है, एक बार हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन ऊपर पढ़ लेते हैं, फिर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो ऊपर की इन्फॉर्मेशन पूरी भूल जाती है। फिर आपको दोबारा देखना पड़ता है पूरा इन्फॉर्मेशन, वहां पर समय लगता है। इस प्रकार से आप इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी हैबिट अपने अंदर बनाइए कि इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ने पर दिमाग में पूरी तरह से आपके सेट हो जाए। फिर आप जब प्रश्न सॉल्व करिए नीचे, तो आपको इन्फॉर्मेशन दोबारा न पढ़ना। इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। आइए क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ सीधे, और क्वेश्चन करिए। एक दिन का चैप्टर है, इसके बाद एक खत्म हो जाएगा आज ही, अगला चैप्टर नहीं, अगले दिन नहीं इसको किया जाएगा, चलना। चलिए, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ध्यान से देखिए, एक एक चीज को मैं आपको बताते चल रहा हूँ। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पर निर्देश आपको दिया गया है। निर्देश में क्या है, एक अनुसंधान संस्थान को, निर्देश में कह रहा है कि एक अनुसंधान संस्थान को अन्य दायित्वों के अलावा अपने सूचना स्रोत को डिजिटल रूप प्रदान करने हेतु एक सहायक लाइब्रेरियन को भर्ती करना है। उसको क्या करना है, एक सहायक लाइब्रेरियन को भर्ती करना है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि क्लियर आपको और दिखे, ठीक ना। देखिए, चलिए अब यहाँ पे देखिए, क्लियर आपको दिख रहा होगा।
यहाँ पे है एक लाइब्रेरियन, एक जो अनुसंधान संस्थान है उसको अपने यहाँ एक लाइब्रेरियन की दोस्तों भर्ती करना है, एक लाइब्रेरियन को भर्ती करना है अपने यहाँ। प्रार्थी को निम्न अर्हताओं को पूरा करना है, मतलब कि जो प्रार्थी है जो भर्ती होगा उसको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। अब देखिए पहली शर्त यहाँ पे है, दूसरी शर्त है, यहाँ पे तीसरी शर्त है। पहली शर्त क्या है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ। पहली शर्त में दे रहा है कि जो लाइब्रेरियन होगा जिसकी भर्ती की जाएगी उसकी आयु 1/11/2016, 1/11 का मतलब क्या हो गया, नवंबर हो गया, 1 नवंबर 2016 को 25 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पहली शर्त दे रहा है कि उस कैंडिडेट की जो उम्र होगी 1 नवंबर 2016 को 25 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी शर्त दे रहा है 65 वर्ष कुल अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। 65 वर्ष की कुल अंकों के साथ, 65 वर्ष कुल अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि हुई होनी चाहिए। तीसरी शर्त है विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में न्यूनतम 4 वर्ष का प्रशिक्षुता मतलब कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में न्यूनतम मतलब कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। क्या क्या आपने पढ़ा, उसकी उम्र 1 नवंबर 2016 को 25 और 40 के बीच में होनी चाहिए, ना तो 25 से कम ना तो 40 से ज्यादा। दूसरा आपने पढ़ा 65% कुल अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक भी होना चाहिए। तीसरा आपने पढ़ा विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक ना। विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है, यहाँ पे चीज आ रही आगे। तथापि यदि प्रत्याशी उपर्युक्त उपर्युक्त मतलब कि अर्हता पूरी करता है, मतलब कि ऊपर दी गई सारी अर्हता को पूरी करता है, सिवाय, सिवाय देखिए यहाँ पे आया, सिवाय का मतलब होता है छोड़कर, सिवाय ए में दे रहा है, दो चीज बताएगा, सिवाय ए में क्या करा, दूसरी को छोड़ करके, सिवाय दो में क्या था, 65% के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन दे रहा है कि अगर दूसरी वाली पूरी नहीं करता है, बाकी सब पूरी करता है, अगर दूसरी पूरी नहीं करता है तो क्या कहा, लेकिन यदि उसके पास यूजीसी नेट का प्रमाणन है, अगर दूसरी वाली मतलब 65% के साथ लाइब्रेरी और सूचना में स्नातक नहीं है लेकिन उसके पास दोस्तों यूजीसी में क्या है, यूजीसी में एनईटी प्रमाणन मतलब कि नेट का प्रमाण पत्र है, तो उसके मामले को संस्थान के निदेशक के पास भेजा जाएगा, उसके मामले को संस्थान के निदेशक के पास भेजा जाएगा। ये यहाँ पे कह दिया, बस यहीं पे है, एक ही दिया है, जो सिवाय में दिया है कंडीशन आपका सिर्फ एक ही दिया है। दूसरे वाले को अगर पूरा नहीं करता है, 65% अंकों के साथ लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में स्नातक नहीं है लेकिन यूजीसी नेट की डिग्री उसके पास है, तो उसके मामले को संस्थान के निदेशक के पास भेजा जाएगा। अब आइए यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है, अब दोस्तों क्या दिया जा रहा है, उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको दी जा रही है, आपको फिर उसको पढ़ करके बताना है कि ये उसका चयन किया जाएगा अथवा नहीं। देखिए जो जानकारी दी जा रही क्या है, आपको सभी मामले 1/11/2016 को दिया गया, मतलब 1 नवंबर 2016 को सभी मामले आपको दिया जा रहा है, ठीक ना, 1 नवंबर 2016 को दिया जा रहा है। अब ऊषा के बारे में जानकारी है, ऊषा ने मदुरई विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। किसकी उपाधि प्राप्त की है, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है, तथा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर की उपाधि और स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ऊषा ने स्नातक में कुल 63% अंक प्राप्त किया है। ऊषा ने स्नातक में कुल 63% अंक प्राप्त किया है। ऊषा ने वर्ष 2000 में यूजीसी नेट योग्यता प्राप्त की है जब वह 23 वर्ष की थी, ठीक ना, जब वह 23 वर्ष की थी, मतलब कि 2000 में वह 23 वर्ष की थी, ठीक ना। अब यहाँ पे बताइए 2016 में कितने वर्ष की हो जाएगी, 25 से ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 2000 ऊषा ने वर्ष 2000 में यूजीसी नेट की योग्यता प्राप्त की जब वह 23 वर्ष की थी। ऊषा को विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में 6 वर्ष का प्रशिक्षुता का अनुभव है। उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, प्रत्याशी का चयन किया जाएगा, निर्णय लेने के लिए दिया गया डेटा अपर्याप्त है, प्रत्याशी का चयन नहीं किया जाएगा, या फिर लास्ट वाले में है कि प्रत्याशी को संस्थान के निदेशक के पास भेजा जाएगा। देखिए ऊषा ने भाई मदुरई विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि अर्जित किया है तथा स्नातक की उपाधि भी प्राप्त किया है। ऊषा ने स्नातक में कुल 63% अंक प्राप्त किया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे यही दिक्कत है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब हमको ऊपर वाली पूरी इंफॉर्मेशन याद नहीं है, इसमें तो कोई फार्मूला लगेगा नहीं,
अब ऊपर वाली पूरी इंफॉर्मेशन याद नहीं है उषा के बारे में क्या क्या था, कंफ्यूजन हो रहा है ना। अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यही इसमें समय लेता है, ठीक ना। आपको क्या करना है, उस ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, कम से कम कि वो चीजें यहाँ पे आपको याद हो जाए। भाई यहाँ पे कहा था 1 नवंबर 2016 को 25 से कम नहीं 40 से, ये तो पूरा हो गया है, क्योंकि 2000 को 223 साल की है, तो सन 2000 को जब 23 साल की है तो 2016 में 200 तो हो ही जाएगी, ठीक ना। 25 से कम, 25 वर्ष से कम और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कहा था ना कि सन 2000 में, यहाँ पे कहा था 2016 है ना, हाँ, सन 2000 में उषा ने वर्ष 2000 में यूजीसी नेट की योग्यता प्राप्त की है, वह 23 वर्ष की थी, तब 23 वर्ष की थी 2000 में, और 2016 की बात हो रही है, 2016 की कितनी साल की हो जाएगी, 23 वर्ष की थी। भाई 2000 में यूजीसी नेट उसने प्राप्त किया और तब 23 वर्ष उसकी उम्र थी, तो 2016 में 25 नहीं हो गया भाई, 2000 में, सन 2000 में 23 वर्ष की है तो 2016 में तो हो गया 200, ठीक ना। 45 से अधिक नहीं होना चाहिए, 45 से अधिक नहीं होगा, ये बिल्कुल उसने पूरा कर लिया है। उसके बाद 65% अंकों के साथ लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है दूसरा वाले में क्या था इन्फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में था 65% अंक के साथ लाइब्रेरी सूचना में स्नातक होना चाहिए, ए वाला उसने पूरा नहीं किया है, ए वाला दोस्त पूरा नहीं किया दूसरी वाली शर्त, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है कि 63% अंक उसने प्राप्त किया है, जबकि दूसरे वाले में शर्त दिया था कि स्नातक में 65% होना चाहिए, वो भी लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक, तो अधूरा है ये वाला पूरा कर चुका है। विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव, और अनुभव देखिए कितने का है, 6 वर्ष का अनुभव है, ये वाला भी पूरा कर चुका है। विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में 4 बिल्कुल है, दूसरा वाला पूरा नहीं किया है, और दूसरे वाले पे दोस्तों सब क्लास यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि सिवाय वाली कंडीशन दूसरे पे ही दिया है उपयुक्त में, लेकिन यदि उसके पास यूजीसी नेट है तो उसके मामले को संस्थान के डीएन के पास भेजा जाएगा। तो 2000 में यूजीसी नेट योग्यता भी प्राप्त की है, इस दूसरे वाली नहीं प्राप्त किया है, और दूसरा वाले में दोस्तों कहा था कि अगर वो क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है लेकिन यूजीसी नेट की डिग्री उसके पास है, तो आपको क्या करना है, उसके दोस्तों मामले को निदेशक के पास भेजा जाएगा, संस्थान के निदेशक के पास। तो पहले का आंसर क्या बनेगा आपका, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पहले में आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, प्रत्याशी को संस्थान के निदेशक के पास भेजा जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निःशुल्क वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए एक रेलवे स्टेशन द्वारा निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार से निःशुल्क वाईफाई कनेक्टिविटी, ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार से भारत सरकार से निःशुल्क वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए, निःशुल्क वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशन द्वारा निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है, ठीक ना। अब यहाँ पे कितनी शर्त है, 1 2 3 4, 4 शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्त है, क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए। भारत सरकार से निःशुल्क वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशन द्वारा कुछ शर्तों को पूरा किया जाना है। कौन कौन सी शर्त है, 4 शर्त यहाँ पे दी जा रही है। प्रतिदिन कम से कम 10,000 यात्रियों का वहां से आवागमन होना चाहिए, पहली शर्त है। अगर कोई भी रेलवे स्टेशन भारत सरकार से फ्री में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहता है तो इसकी पहली शर्त है कि प्रतिदिन वहां से 10,000 यात्रियों का आवागमन होना चाहिए। दूसरी शर्त है, इसको कम से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ होना चाहिए। किसको, रेलवे स्टेशन को कम से कम 2 किलोमीटर के दोस्तों एरिया में होना चाहिए। फिर तीसरा है, नेटवर्क की गति 50 केबी किलोबाइट प्रति सेकंड से ऊपर की होनी चाहिए। नेटवर्क की गति आपकी 50 केबी प्रति सेकंड से ऊपर की होनी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला शर्त है, नेटवर्क इंजीनियर को स्टेशन पर उपस्थित रहना चाहिए। इतनी शर्त दिया है कि 10,000 यात्रियों का वहां से आवागमन होना चाहिए। उसके बाद इसको कम से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ होना चाहिए। नेटवर्क की गति 50 किलो केबी प्रति सेकंड से ऊपर, मतलब किसको, 2 किलोमीटर के एरिया, 2 किलोमीटर जितना वाईफाई है उसको 2 किलोमीटर के एरिया में कम से कम आपको रखना है। नेटवर्क की गति 50 केबी प्रति सेकंड से ऊपर की रहनी चाहिए। नेटवर्क इंजीनियर स्टेशन पर उपस्थित रहना चाहिए। अगर कोई भी रेलवे स्टेशन वाईफाई कनेक्टिविटी भारत सरकार से प्राप्त करना चाहता है तो इतनी शर्त उसको पूरा करना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पे
एक स्टेशन के मामले में जो अन्य सभी शर्तों को संतुष्ट करता है, सिवाय अन्य सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। कोई भी स्टेशन अगर ये चारों शर्त को पूरा कर देता है, सिवाय को मतलब छोड़ करके, देखिए किसको छोड़ रहा है, पहले को छोड़ रहा है, फिर बी में तीसरे को छोड़ रहा है। अगर पहले को पूरा नहीं करता है, मतलब कि 10,000 वहां से यात्री का आवागमन नहीं होता, नहीं जाते हैं, यदि प्रतिदिन गाड़ियों के आवागमन व प्रस्थान की संख्या 20 से अधिक है, अगर वहां से 10,000 यात्री नहीं आते जाते हैं, पहली पूरा नहीं हो पा रही है शर्त, लेकिन वहां से दोस्तों प्रतिदिन गाड़ियों का आगमन, गाड़ी जो है प्रतिदिन आना जाना 20 से अधिक है, तो स्टेशन को वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक ना। अब देखिए कह रहा अगर तीसरा नहीं पूरा करता है, उपरोक्त तीसरा अगर नहीं पूरा करता, लेकिन अनुमति 6 महीने के बाद दी जाएगी। अगर तीसरा नहीं पूरा करता है तो अनुमति 6 महीने के बाद होगी। तीसरे में क्या था, नेटवर्क की गति 50 केबी प्रति सेकंड से ऊपर होनी चाहिए। मतलब अगर कोई रेलवे स्टेशन पूरी नहीं करता है कि 50 केबी प्रति सेकंड की स्पीड से, अगर नेटवर्क की स्पीड वहां पे नहीं है, तो उसको 6 महीने बाद अनुमति मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको दे रहा पूरा इन्फॉर्मेशन। इस मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, इस मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, इस मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा। स्टेशन ए है, किसके बारे में बात हो रही है, स्टेशन ए है, इसके बारे में बात हो रही है। 2.5 किलोमीटर विस्तार में फैला है, 2.5 किलोमीटर विस्तार में फैला है, जबकि 2 ही किलोमीटर की बात हुई थी कि 2 किलोमीटर के एरिया में होना चाहिए। उस शर्त को पूरा कर लिया, 2.5 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। स्टेशन के पास एक नेटवर्क इंजीनियर है, इस शर्त को भी पूरा कर लिया, और 100 केबी प्रति सेकंड से अधिक की गति प्रदान करने का वादा करता है, ये भी शर्त पूरी कर लिया। हो गया, समझ में आया बात कि नहीं आया, बताइए आप भाई। सारी शर्त तो देखिए, 2.5 किलोमीटर के एरिया में फैला है, नेटवर्क इंजीनियर भी है, और 100 केबी से दोस्तों क्या है, यहाँ पे अधिक की गति प्रदान करता है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं दिया है कि जो 10,000 यात्री का आवागमन है कि नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि शर्त तो 4 थी ना, 3 को यहाँ पे पूरा कर रहा है। कौन सी शर्त पूरा कर रहा है, 2 किलोमीटर एरिया में फैला होना चाहिए, उसको पूरा किया, एक शर्त। उसके पास एक नेटवर्क इंजीनियर होना चाहिए, दूसरी शर्त हो गया। 50 केबी से अधिक की स्पीड होनी चाहिए, 100 केबी की स्पीड है, तीसरी शर्त हो गया। ठीक ना, तीसरी शर्त हो गया। लेकिन जो था कि 10,000 यात्रियों का आवागमन होना चाहिए, वो दोस्तों नहीं पूरा किया है। ठीक ना, वो यहाँ पे पूरा नहीं किया है, उस शर्त के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो पहली ही शर्त थी कि प्रतिदिन गाड़ियों की, यहाँ पे थी शर्त ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिदिन कम से कम 10,000 यात्रियों का वहां से आवागमन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेशन वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं प्राप्त करेगा, स्टेशन 6 महीने के बाद वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करेगा, स्टेशन वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करेगा नहीं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है, दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं। कौन सी जानकारी पर्याप्त नहीं, ऊपर जो इसके बारे में, स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। यात्रियों की संख्या, 10,000 यात्रियों का संख्याओं का आवागमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। ठीक ना, तो विकल्प नंबर डी वाला बिल्कुल आपका ये दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें बन जाएगा। समझ में आ रही बात ना, समझ में आ रही, बस देखिए समझते चलिए इसको। हाँ ठीक ना, बिल्कुल समझते चलिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, बस एक बार समझ लीजिए क्या होती है चीजें, आप बढ़िया से हर चीज को कर ले जाओगे। चलिए अब देखिए क्या है अगला, इसमें क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद के उम्मीदवारों, इंजीनियरिंग का एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद के उम्मीदवारों की योग्यता के लिए मापदंड निम्नलिखित है। ठीक ना, मापदंड जो है निम्नलिखित है। एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद के उम्मीदवारों, सहायक प्रोफेसर के पद के उम्मीदवारों की योग्यता के लिए मापदंड निम्नलिखित है। अब उम्मीदवार यहाँ पे है, उसकी योग्यता का मापदंड दिया जा रहा है। देखिए कहा है, उम्मीदवार ने कम से कम 75% अंक के साथ 12वीं की परीक्षा पास की हो। उम्मीदवार ने कम से कम 75% अंक के साथ 12वीं की परीक्षा पास की हो, 12वीं की परीक्षा पास की हो। दूसरी है, उम्मीदवार ने कम से कम 80% अंकों के साथ बीई बीटेक की परीक्षा पास की हो, दूसरी शर्त हो गया।
कम से कम 70% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर हो, तीसरी शर्त हो गया। उम्मीदवार को एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव हो, तीसरी शर्त हो गया। इतनी शर्त हो गया, इतनी शर्त हुआ, ठीक है। अब देखिए, तथापि एक उम्मीदवार सारे मानदंड पूरा करता है सिवाय, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक उम्मीदवार सारे मानदंड को पूरा करता है सिवाय, सिवाय का मतलब क्या होता है, छोड़ दीजिए पहले के। अगर पहला नहीं पूरा करता है, पहले में क्या था, पहले में दोस्तों था, पहले में इंफॉर्मेशन थी कि कम से कम 75% अंक के साथ 12वीं पास किया। अगर वो पूरा नहीं करता है तो मामला कॉलेज के प्राचार्य के पास भेजा जाएगा, मामला कॉलेज के प्राचार्य के पास भेजा जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, इस मामले में दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें और ऊपर दी गई जानकारी और शर्तों के आधार पर बताई गई कार्यवाहियों में से एक कार्यवाही करें। आपको प्रश्न में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अलावा कोई और धारणा नहीं बनानी है। मामला 1 नवंबर 2016 की स्थितियों पर आधारित है। अब यहाँ पे देखिए, उनके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा। एक कैंडिडेट की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन क्या कही जा रही है, देखिए उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, शक्ति बल का जन्म 2 मार्च 1989 को हुआ था। शक्ति बल का जन्म 2 मार्च 1989 को हुआ था। शक्ति बल का जन्म 2 मार्च 1989 को हुआ था। उसे 12वीं में 80% अंक मिले। शक्ति बल का जन्म 2 मार्च 1989 को हुआ था। उसे 12वीं में 80% अंक मिले, उसे 12वीं में 80% अंक मिले। उसे स्नातक और स्नातकोत्तर में 85% अंक मिले, ठीक ना। 12वीं में 80% अंक मिला है, उसे स्नातक और स्नातकोत्तर में 85% अंक मिला है। उसने इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करके रखा है, ठीक ना। आप बताइए इसमें कौन सी शर्त और पूरा नहीं किया, सब शर्त पूरा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी शर्त दिया था इसमें, यही तो दिया था, 4 ही शर्त दिया था, पूरा हो गया आपका, ठीक ना। कम से कम आपका 12वीं में 75% कहा है ना, तो 12वीं में कहा है 75%, हाँ, तो 12वीं में 80% उसने प्राप्त किया है, 12वीं में 80% प्राप्त किया है। स्नातक स्नातकोत्तर में 85% मिला है, तो स्नातक और स्नातकोत्तर में, ठीक ना, 85% मिला है। तो देखिए, स्नातक में कहा है 80%, स्नातकोत्तर में कहा है यहाँ पे 70%, वो भी पूरा कर लिया। स्नातक स्नातकोत्तर में 85% मिला है। इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री हासिल किया है, वो भी पूरा कर लिया, ठीक ना। इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 5 साल का अनुभव नहीं है, ए वाला दोस्तों नहीं है, ए वाला जो है उसके पास अनुभव नहीं है, समझ में आ गई। ये चौथी इंफॉर्मेशन दोस्त नहीं है, ये चौथी इंफॉर्मेशन जो है नहीं है उसके पास। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिए गए तथ्य निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि चौथी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। चौथी में जो कहा गया है कि उसके पास अनुभव होना चाहिए, उस व्यक्ति को एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। बाकी सब तो तीनों पूरा कर लिया है, ठीक ना। तो ये 5 साल का जो अनुभव वाली बात है, उस शक्ति बल के बारे में कहीं पे नहीं दिया गया है, इसलिए ये आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन की जानकारी नहीं दी जा सकती, ठीक ना। उसका चयन होगा कि नहीं होगा, इसकी जानकारी नहीं दिया जाएगा। दिए गए तथ्य निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे है उम्मीदवार के बारे में फिर कहा जा रहा है, उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। देखिए, पहली कंडीशन है उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। उम्मीदवार जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, ठीक ना। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। दूसरा है लिखित परीक्षा में कम से कम 80% अंक मिलने चाहिए, लिखित परीक्षा में कम से कम 80% अंक मिलने चाहिए। दूसरी हो गई 1 अक्टूबर 2016 को 22 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए और अधिकतम आयु 28 साल की होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2016 को 1 अक्टूबर 2016 को 22 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखते चलिएगा, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए, पहली शर्त है। लिखित परीक्षा में कम से कम 80% अंक मिलने चाहिए, दूसरी शर्त हो गई। 1 अक्टूबर 2016 को 22 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए उम्र।
हिंदी या अंग्रेजी में टाइपिंग कौशल होना चाहिए। हालांकि एक उम्मीदवार अगर उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय, सिवाय का मतलब होता है छोड़कर, सी को छोड़ दीजिए, अगर उस उम्र वाली मानदंड को पूरा नहीं करता है। लेकिन यदि लिखित परीक्षा में 90% और लिखित परीक्षा में कितना कहा है, 80% कहा है, लेकिन उम्र वाला अगर पूरा नहीं कर रहा है और लिखित परीक्षा में उसको 90% अंक मिला है, तो उसके मामले को वरिष्ठ प्रबंधक के पास भेजा जाएगा। उसके मामले को वरिष्ठ प्रबंधक के पास भेजा जाएगा, ठीक ना। उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वेंकट के बारे में यहाँ पे पूरा बता रहा है। वेंकट के बारे में, वेंकट ने कुल 75% अंकों के साथ मुंबई विश्वविद्यालय से बीटेक किया है। 75% अंकों के साथ मुंबई विश्वविद्यालय से बीटेक किया है। उसका जन्म 1993 में हुआ है और उसने लिखित परीक्षा में 70% अंक हासिल किया है और हिंदी और अंग्रेजी में आशुलिपि का अभ्यास किया है। उसने हिंदी भाषा में निम्न और उच्च पाठ्यक्रम पूरा किया है। इसमें कौन सा निर्णय लिया जाएगा, आपको ये बताना है, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, शर्त पूरा नहीं किया, शर्त पूरा नहीं किया। आपको ऊपर वाली पूरी शर्त याद है क्या? देखिए 75% अंकों के साथ विश्वविद्यालय में बीटेक किया है, तो स्नातक वाली तो पूरी कर रहा है, क्योंकि इसमें कहा था स्नातक होना चाहिए, स्नातक हुआ है। अब यहाँ पे कहा था देखिए कम से कम आपकी होनी चाहिए, स्नातक की भी पूरी कर लिया है। और यहाँ पे लिखित परीक्षा में कम से कम 80 अंक होने चाहिए, 80% होने चाहिए। 75% अंकों के साथ मुंबई विश्वविद्यालय से बीटेक किया है। उसका जन्म 1993 में हुआ और उसने लिखित परीक्षा में 70% अंक अर्जित किए। 70% लिखित परीक्षा में 270% अंक अर्जित किया है, लेकिन लिखित परीक्षा में कम से कम 80% अंक होने चाहिए। और सिवाय वाली में सी को दिया है कि अगर सी को नहीं पूरा करता है, वो तो बी को ही नहीं पूरा किया। लिखित परीक्षा में कम से कम 80% अंक होने चाहिए। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लिखित परीक्षा में 1993 में हुआ है, उसने लिखित परीक्षा में 70% अंक हासिल किया है, गलत हो गया, वहां पे 80% दिया था, तो इसलिए दोस्त इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक ना। दिए गए तथ्य निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, क्या हो जाएगा, नहीं, उम्मीदवार का चयन नहीं किया, क्या होगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। विकल्प नंबर दोस्तों बी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो शर्त ही नहीं पूरा किया। लिखित परीक्षा में यहाँ पे 70% केवल उसको मिला है, और जबकि उसमें कहा था शर्त में कि लिखित परीक्षा में कम से कम उसका 80% होना चाहिए। और जो सब इंफॉर्मेशन दिया था नीचे सिवाय छोड़ करके, वो बी वाले पे नहीं दिया था, सी वाले पे दिया था। सी वाला अगर नहीं है तब दूसरी कुछ कंडीशन, ठीक ना, इसलिए उसका चयन क्या होगा, नहीं किया जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, उम्मीदवार के बारे में शर्त ऊपर आ रही है, व्यवसाय प्रशासन या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। पहली शर्त क्या है, व्यवसाय प्रशासन या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। फिर दूसरी है 12वीं की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70% अंक और स्नातक स्तर पर न्यूनतम 65% अंक होने चाहिए, ठीक ना। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70% अंक और स्नातक स्तर पर न्यूनतम 65% अंक होने चाहिए। सी वाले में है उम्र 1 जनवरी 2017 को न्यूनतम 35 वर्ष की होनी चाहिए। 1 जनवरी 2017 को कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बिक्री में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। बिक्री में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, ठीक ना। ई वाले में है अंग्रेजी, हिंदी और किसी भी 2 क्षेत्रीय भाषाओं में बोलना आना चाहिए। अंग्रेजी, हिंदी और किसी भी 2 क्षेत्रीय भाषाओं में बोलना आना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है सिवाय, सिवाय का मतलब दोस्त छोड़ करके, ठीक ना। यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है सिवाय मतलब कि दोस्त छोड़ करके, किसको, पहले दूसरे तीसरे को। व्यवसाय प्रशासन वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, अगर वो नहीं है उसके पास, लेकिन यदि न्यूनतम 60% अंकों के साथ MBA पास कर लिया है तो उसे फिर चुना जा सकता है। दूसरी में है सी वाले को छोड़ दीजिए, 1 जनवरी 2017 को न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है तो उसे मानव संसाधन विकास के पास भेजा जाएगा, मानव संसाधन विभाग के पास भेजा जाएगा। तीसरी ले लीजिए, डी वाला अगर नहीं उसके पास है, बिक्री में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। डी नहीं है तो उसे महाप्रबंधक के पास भेजा जाना चाहिए, उसे महाप्रबंधक के पास भेजा जाना चाहिए। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा। आपने सभी शैक्षिकों में 85% अंक से अधिक के साथ एक प्रतिभाशाली छात्र सैम, सभी शैक्षिक में मतलब स्नातक चाहे स्नातकोत्तर जो भी है, 85% अंकों से अधिक, 85% अंक से अधिक के साथ एक प्रतिभाशाली छात्र सैम एक प्रसिद्ध एफएमसीजी कंपनी में पिछले 13 वर्षों से बिक्री प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। ठीक ना, ये शर्त याद है, यहाँ पे शर्त याद होनी चाहिए दोस्त, यही चीज है। वाणिज्य में स्नातक है, 12वीं में 70% होना चाहिए, स्नातक स्तर पे कम से कम उसका दोस्त 85% होना चाहिए। तो पूरा कर लिया इसको, क्योंकि भाई सभी में कह रहा है ना, इसमें कह रहा है कि अपने सभी शैक्षिक में 85% अधिक के साथ प्रतिभाशाली छात्र एक प्रसिद्ध कंपनी में पिछले 13 वर्षों से बिक्री प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। अपने कैरियर के दौरान वह विभिन्न राज्यों में काम करता रहा है और इसलिए वह तमिल, कन्नड़, मराठी और हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता है। वह अपनी पढ़ाई को लेकर बेहतर लगनशील है और इसलिए उसने गणित, वनस्पति विज्ञान, इतिहास में डिग्री हासिल की है। उसने 90% अंकों के साथ MBA भी किया है। वह 1981 में क्रिसमस के दिन पैदा हुआ था। इसकी इंफॉर्मेशन है आपके सामने, आपको बताना है उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को मानव संसाधन विभाग के पास या महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। निर्णय लेने के लिए डेटा अपर्याप्त है। कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें आने वाली है? चलिए, उम्मीदवार को व्यवसाय प्रशासन या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। ठीक ना, व्यवसाय प्रशासन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उम्मीदवार व्यवसाय प्रशासन या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, व्यवसाय प्रशासन या वाणिज्य में स्नातक। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 70% अंक और स्नातक स्तर पर न्यूनतम 65% अंक होना चाहिए। 1 जनवरी 2017 को न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बिक्री में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी, हिंदी और किसी भी 2 क्षेत्रीय भाषाओं में बोलना आना चाहिए। कोई उम्मीदवार उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है सिवाय उपयुक्त एक। ए के अनुसार ए में क्या है, व्यवसाय, लेकिन यदि न्यूनतम 60% अंकों के साथ उसका MBA पास कर लिया तो फिर उसे चुना जाना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है, आपने सभी शैक्षणिकों में 85% अंकों से अधिक के साथ एक प्रतिभाशाली छात्र सैम, सैम जो है 85% हर शैक्षिकों में, हर मतलब कि जो आपको उसका मतलब एजुकेशन दोस्तों स्तर है, सब में 85% अंक से अधिक के साथ एक प्राप्त किया है। एक प्रसिद्ध FMCG कंपनी, एक कंपनी है में 13 वर्षों से बिक्री प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। तो जो अनुभव की शर्त दिया था उसको उसने पूरा कर लिया है। 10 वर्ष का अनुभव दिया था होना चाहिए, तो 13 वर्ष का अनुभव है, पूरा हो गया है। ठीक ना, अपने कैरियर के दौरान वह विभिन्न राज्यों में काम करता रहा है और इसलिए वह तमिल बोल सकता है, क्षेत्रीय भाषा है तमिल, कन्नड़ बोल सकता है, मराठी बोल सकता है, हिंदी अंग्रेजी बोल सकता है। वह अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद लगनशील है और इसलिए उसे गणित, वनस्पति विज्ञान और इतिहास में डिग्री भी हासिल है, डिग्री हासिल है। उसने 90% अंकों के साथ MBA भी किया है। ठीक ना, MBA किया है तो भाई मास्टर डिग्री है, 90% अंकों के साथ MBA किया है तो इसका मतलब है कि 200 स्नातक भी है और परास्नातक भी हो गया हुआ। ठीक ना, अब वह 1981 में क्रिसमस के दिन पैदा हुआ है, 1981 में क्रिसमस के दिन पैदा हुआ है। अब यहाँ पे सारी शर्त दोस्तों पूरा कर लिया। ठीक ना, देखिए व्यवसाय प्रशासन वाणिज्य में स्नातक है, MBA किया है दोस्त, बिल्कुल MBA किया तो स्नातक है, परास्नातक भी हो गया। यहाँ पे 12वीं की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70% अंक होने चाहिए, जबकि हर में वो 85% से ऊपर प्राप्त किया है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। स्नातक स्तर पर न्यूनतम 65% वो भी पूरा कर रहा है। 1 जनवरी 2017 को न्यूनतम 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए और यहाँ पे उसकी उम्र दिया है क्रिसमस के दिन 1981 में पैदा हुआ है, 1981 में पैदा हुआ है। तो आप बताइए 2017 को 35 साल का होगा कि नहीं होगा?
अरे 1981 में पैदा हुआ, 2017, इधर जोड़ लिए 20 साल हो गया, 30 35 कंप्लीट कर चुका है। तो ये भी शर्त पूरी कर रहा है सी वाली, 1 जनवरी 2017 को न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लिया। बिक्री में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो वहां पे लिखा था 13 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है, ये भी पूरा कर लिया। हिंदी, अंग्रेजी हिंदी और किसी भी दो क्षेत्रीय, अंग्रेजी हिंदी ये क्षेत्रीय भाषा नहीं है, ये तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी और हिंदी और किसी भी दो क्षेत्रीय भाषाओं में बोलना आना चाहिए, ये भी पूरा किया है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी जानता है, तमिल कन्नड़, उसके बाद कई क्षेत्रीय भाषाएं भी जानता है, उसको भी पूरा कर लिया। कहने का मतलब है कि सारी शर्त पूरी कर लिया है। जब सारी शर्तों पूरी कर लिया है तो दोस्तों उसका चयन क्या होगा, किया जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए, हाँ, डिसीजन मेकिंग में देखिए यही प्रॉब्लम होती है कि बस हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ करके कई बार प्रैक्टिस कर लेना है, कि इसमें बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक ना। बशर्ते और कुछ नहीं होता है, टेक्निकल बहुत नहीं क्वेश्चन होता है, और इसमें आपको कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ये सारा का सारा डेटा आपके पेपर में छपा छपाया रहेगा, अगर डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आता है तो पूरा छपा रहेगा, उसको पढ़ करके हमको आंसर देना है। यही सारे क्वेश्चन तो पिछली बार आए थे बड़े बड़े, तो हमको लग रहा था वीडियो की रीजनिंग बहुत कठिन आई थी, जरूर कठिन आई थी, लेकिन अब एक क्वेश्चन होगा पेज पे होगा तो कम से कम 2 पेज पे होगा, पूरा 1.5 पेज 2 पेज पे, तो लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए, उसको पकड़ने की हैबिट डाल लीजिए, बस ये चैप्टर आपका समाप्त, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन आपका समाप्त होता है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग खत्म हुआ, लॉजिकल सेक्शन का पोर्शन आपका समाप्त होता है। अब हम लोग देखिए किसी नए चैप्टर की बात करेंगे, और 2-4 दिन बाद आपकी पॉलिटी की क्लासेस की और रीजनिंग की क्लास भी बीच बीच में चलती रहेगी, कॉन्सेप्चुअल चीज सारी चीजें, ठीक ना। तो चलिए, वीडियो के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उतने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, ऐसा कोई नहीं, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई गई है, लेकिन जो वीडियो के एग्जामिनेशन में आती है रीजनिंग, जो आपकी यूपीएससी में आती है, उसको बहुत अच्छे से सारी चीजें पूरी कंप्लीट की गई है, उसमें कुछ भी अधूरा आपका नहीं है, ठीक ना। बस आप उसको पढ़िए, एक बार 2 बार रिविजन करिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं और कोई किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद।